हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। जस्ट अ सेकेंड। क्या इशू आ रहा है इसमें। न 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 चैट नहीं दिख रही है क्या आप लोगों को? चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या बच्चों? एक मिनट देना सर। एक मिनट दीजिएगा बच्चों, एक मिनट दीजिएगा। कुछ इशू आ रहा है ऐप में। चलिए। हाँ, चैट नहीं चल रही थी, पता नहीं क्यों। चलिए। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। सो गुड इवनिंग रक्षिता, ईशा, सौरभ, सबको गुड इवनिंग भाई। ये क्या आ गया? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, कुछ भी आता रहता है। चलिए। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। अरे क्वेश्चन पेपर क्या, सब कुछ ही लीक हो गया बेटा। ला 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 ला। अबे दिव्यम, क्या शाउट आउट दूं बेटा। चलिए, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मैं आपके लिए, जैसा मैंने कहा था भाई, रात हो रही है तो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं जब आ ही गए हैं तो, है ना। कल आपकी एक और लाइव क्लास होगी, ठीक है। कल आपकी एक और लाइव क्लास होगी। ओके, कितने बजे है वो देख लेना, 2-2:30 बजे की है। उसमें हम लोग हैंड रिटन नोट से, टाइप्ड वर्जन ऑफ हैंड रिटन नोट से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 रिवाइज करने वाले हैं कल, ठीक है। चलिए, ओके सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी पार्ट बी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। ओके, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A से। क्वेश्चन नंबर 1A क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1A बोल रहा है भैया, स्टार लिमिटेड, स्टार लिमिटेड जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, स्टार लिमिटेड जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। होली ओन्ड का मतलब होता है 100% ओन्ड। कौन सी कंपनी? टेस्ला लिमिटेड की। टेस्ला लिमिटेड कहां की कंपनी है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। स्टार लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहती है अकाउंट्स के कंसोलिडेशन के लिए आउटसाइड इंडिया। आपको उसे बताना है कि इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हां, आनंद कह रहा है सर समरी नोट की लैंग्वेज ना बड़ी कैजुअल है। बेटा जिसको नोट्स की लैंग्वेज कैजुअल लग रही है उसके लिए बेटा आईसीआई मॉड्यूल है, या तो आईसीआई मॉड्यूल पढ़ लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने कैपेबल हो
तो हमने आईसीआई मॉड्यूल भी पढ़ा है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार, वो तुम्हारी चॉइस है बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट बाय दिस कि इसमें क्या लगना चाहिए। इसमें हम लोग ये बताएंगे कि कोई भी कंपनी जो इंडिया की कंपनी है, जो इंडिया की कंपनी है लेकिन वो किसी बाहर की कंपनी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है, ठीक है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है या एसोसिएट है, और उसे डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है कंसोलिडेशन के लिए, तो ऐसी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या कर सकती है, एप्लीकेशन कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो अप्रूव कर सकती है रिक्वेस्ट को। सो स्टार लिमिटेड को ऐसा प्रोसीजर फॉलो करके अपना ईयर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओके सर, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां पर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कहां पर लिखेंगे बेटा, मिड ऑफ द पेज में लिखेंगे, ओके। फिर यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रोविजंस, प्रोविजंस, ओके, प्रोविजंस लिखेंगे। एंड अगर हमें सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर लिख देंगे, अगर हमें सेक्शन नंबर नहीं याद है तो हम लिखेंगे एज पर दी प्रोविजंस, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ओके। अ कंपनी विच इज होल्डिंग, कंपनी, एसोसिएट कंपनी, विच इज होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, और सब्सिडियरी, सब्सिडियरी कंपनी ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड is required to follow नहीं, आपको लिखना नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट आपको देखना है कि क्या गुरप्रीत सर सही लिख रहे हैं, क्या इस तरीके से लिखना है। बस मैं आपको तरीका सिखाने आया हूं कि आप एक बार तरीका सीख लो, ठीक है। आप लिख ही नहीं पाएंगे जब तक आपने कुछ लर्न नहीं किया होगा। क्या हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, देखो गुरप्रीत सर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आपको कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। मैंने कंपनी लिखा है, क्या आप एग्जाम में सीओ लिखोगे, वो आपको सीओ कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, मुझे आदत हो गई है पढ़ाते पढ़ाते शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने की, आपने देखा होगा टाइप्ड नोट्स में भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो मुझे आदत है, तो आपको नहीं करनी है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज। ओके सर, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक ऐसी कंपनी जो कि या तो होल्डिंग कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर and is required to follow a different financial year for consolidation of accounts outside India
देन सच कंपनी, ऐसी कंपनी अप्लाई कर सकती है, किसको अप्लाई करेगी? देन सच कंपनी में अप्लाई, देन सच कंपनी में अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट in the form and manner, in the form and manner as prescribed, as prescribed। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है? यस सर। सर आपने आंसर पॉइंट में लिखने बोला था, बेटा ये पॉइंट ही पूरा इतना है, ये पॉइंट ही इतना है। अब मैं सेकंड पॉइंट लिखूंगा, देखो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट बड़ा है, मैंने तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन जितना टूटेगा उतना ही तो तोड़ूंगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब एप्लीकेशन मिल गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो अप्रूव भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है? ओके सर। तो यहां पर मेरे बच्चा सेकंड पॉइंट आएगा, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, on receipt of application, central government on receipt of an application, central government may allow any period as financial year, whether it is a year or not, भले ही वो पूरा कंप्लीट ईयर हो या नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, ठीक है? चलिए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एनालिसिस, क्योंकि इसमें इतना ही प्रोविजन हमारे सिलेबस में था, हमने पूरा लिख दिया। एनालिसिस एंड कंक्लूजन। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था स्टार लिमिटेड, करेक्ट? तो इफ स्टार लिमिटेड wants to change its financial year, then it can apply to central government, then it can apply to central government, ठीक है? then it can apply to central government and follow the above mentioned provision, ठीक है? और यहां पर हम इसे अंडरलाइन कर देंगे, इट कैन अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर देंगे। यस देवेंद्र, चले ठीक है, इतना ही इसका पॉइंट हम लिखेंगे। हमने प्रोविजन कंप्लीट लिख दिया, हमने एनालिसिस एंड कंक्लूजन दे दिया, ठीक है? चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक सरप्राइज क्वेश्चन था, क्या मैं कह सकता हूं? सेकंड क्वेश्चन बच्चों के लिए सरप्राइज क्वेश्चन था। क्यों सरप्राइज क्वेश्चन था? क्योंकि ये अकाउंट्स ऑफ कंपनी से, देखा कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें कहा था, तुम मेरी बात मानते नहीं हो, है ना? तुम मेरी बात मानते नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था
कि सीएसआर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है। देख रहे हो मास्टर टेस्ट सीरीज 1 में भी आ गया, कितना इंपॉर्टेंस दे रखी है ऐसे। है ना। चलिए आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। रेड लिमिटेड एक कंपनी है जो कब बनी है? 1 अप्रैल 2020 को बनी है। कब बनी है बेटा? 1 अप्रैल 2020 को बनी है। इसका आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा आपको दिया हुआ है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, हमें दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 21-22। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 5 करोड़ और 7 करोड़, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 3.75 करोड़ और 5.25 करोड़। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है द कंपनी प्रपोजेस टू एलोकेट मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट सीएसआर एक्टिविटी के लिए इसके नेक्स्ट ईयर FY 22-23 में कितना पैसा खर्चना होगा अगर वो मैंडेटरी है। ठीक है, अगर वो मैंडेटरी है। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइस द कंपनी। आपको कंपनी को एडवाइस करना है। आपको कंपनी को क्या करना है? एडवाइस करना है। क्या एडवाइस करना है? कि मिनिमम खर्चा कितना करना है, अगर जरूरत है तो ये हमें एडवाइस करना है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि ये कहां से आया है? ये आया है सेक्शन नंबर 135 से। सेक्शन नंबर 135 से ये आया है। क्या इस कंपनी को सीएसआर लगेगा? लगेगा तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिफोर वाला जानबूझ के दिया है ना, जानबूझ के दिया है। बिफोर या आफ्टर कौन सा लेना चाहिए? इंद्रनील कह रहा है सर मैं लॉ में गया। कोई बात नहीं बेटा, हर 6 महीने में अटेम्प्ट आता है बेटा इंद्रनील, हर 6 महीने में अटेम्प्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा कि भैया यहां पर जो ट्रिक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे पास्ट में, वहां पर बिफोर और आफ्टर नहीं दे रखा था। वहां पर बिफोर और आफ्टर नहीं दे रखा था। सेक्शन 135 कहता है हमें वो प्रॉफिट लेना है जो सेक्शन 138 में मेंशन है। हमें वो प्रॉफिट लेना है जो सेक्शन 198 में मेंशन है। ये 135 कहता है, और 198 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। सेक्शन 198 के अंदर कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट लेते हैं। आज तक जितने भी सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछे थे उसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला होता था और हमारे पास एक ही फिगर होती थी। ठीक है, एक ही फिगर होती थी बेटा, एक ही फिगर होती थी, और उस फिगर से ही हम सब कुछ क्या करते थे? कैलकुलेट कर लेते थे। बट यहां पर पहली बार हमारे पास चॉइस आई है और इसीलिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक ही फिगर गिवन है तो वही लेनी है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना बिफोर टैक्स लेंगे। निधि सर इसमें बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे। यस बेटा, ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो वाले चैप्टर से आते हैं आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से। चलिए कोई बात नहीं आर्यन बेटा, अगर टेस्ट में गलत हो गया लेकिन एग्जाम में तो गलत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे, नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमेशा नेक्स्ट पेज लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1B, हेडिंग डालिए, अंडरलाइन करिए,
प्रोविजंस। अगर सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर लिख देंगे, जैसे एज पर सेक्शन 135, एज पर सेक्शन 135। शायद मैंने सही लिखा होगा, आप लोग बता देना मुझे। एज पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ओके। एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कौन कौन सी कंपनी को लगता है, कौन कौन सी कंपनी को लगता है? एवरी कंपनी, एवरी कंपनी। जरा बता दो क्या क्राइटेरिया था? क्या क्राइटेरिया था कंपनीज एक्ट में सीएसआर लगने का? एवरी कंपनी क्या होना चाहिए? यस, एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़, नेटवर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़ और टर्नओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 करोड़ और मोर, 5 करोड़ और मोर। ठीक है, 500,000 5 करोड़ है ना, 500,000 5 करोड़ है। कौन से ईयर में? इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हैज टू कॉन्स्टिट्यूट। क्या कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है इन्हें? सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है इन्हें। क्या बनानी पड़ती है? हैज टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी इन्हें बनानी पड़ती है। ओके, और सीएसआर कमेटी के साथ खर्चा कितना करना पड़ेगा? सच कंपनी need to spend, such company need to spend at least 2% of average net profit of last 3 years, of last 3 financial years, of last 3 financial years। ठीक है, ओके सर। यानी उस कंपनी को मिनिमम 3% खर्च करने हैं, लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मेरे बच्चा, लेकिन अगर यहां पर 3 साल कंप्लीट नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर कंपनी को अभी तक 3 साल नहीं हुए हैं तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या करोगे? इफ कंपनी, इसको अलग पॉइंट बना देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इफ कंपनी has not completed 3 years since its incorporation। अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, देन टेक
2% 2% of average net profit of प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, जितने भी कंप्लीट हुए हैं उतने का ले लेंगे, ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो नेट प्रॉफिट लेना है ना, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, नेट प्रॉफिट जो लेना है is to be calculated in accordance with section 198 of the Companies Act 2013। ठीक है। ओके सर। यस रितु शर्मा, कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स का ही लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तब तक कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो हम कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर का लेंगे। रईस मेमोन सेक्शन 198 इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में एक ही फिगर दी होती नेट प्रॉफिट की तो ये वाली लाइन में नहीं लिखता। ठीक है, चलिए उसके बाद लिख देते हैं एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, क्या इस कंपनी को सेक्शन 135 लगेगा क्या? इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है? पिछले साल 7 करोड़ है। कंपनी का नाम क्या था? रेड लिमिटेड। इन द गिवन केस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ रेड लिमिटेड इज रुपीज 7 करोड़। 7 करोड़ रुपए है। ठीक है, ओके, 7 करोड़ रुपए है। इन द गिवन केस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 7 करोड़ रुपए, which is more than the prescribed limit of rupees 5 crores. Hence, provisions of section 135 is applicable to Red Limited. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट उन्होंने हमसे पूछा था मिनिमम सीएसआर खर्चा कितना होना चाहिए? मिनिमम सीएसआर अमाउंट टू बी स्पेंट इज इक्वल टू कितना है? 5 + 7, 5 करोड़ प्लस
7 करोड़ डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 साल हुए हैं, इनटू 2%। कैलकुलेट करना कितना आएगा, कैलकुलेट करो कितना आएगा। तब तक मैं इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लेता हूं, आप कैलकुलेट करो। यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर को हाईलाइट कर लेता हूं, फिर 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट को हाईलाइट कर लेता हूं, बस। ठीक है, 12 लाख रुपीज आ रहा है, तो 12 लाख रुपीज इतना पैसा खर्चना पड़ेगा। ओके, इतना पैसा हमें खर्चना पड़ेगा। मोहम्मद याकिब कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड सीएसआर। नॉट रिक्वायर्ड सीएसआर मतलब 50 लाख से कम होता है तो सीएसआर पे खर्चा नहीं करना होता। सीएसआर पे खर्चा तो करना होता है, सीएसआर कमेटी नहीं बनानी होती है, बट खर्चा तो करना पड़ता है। क्या ये अंडरलाइन एग्जाम में भी करनी होगी? यस बेटा, ये अंडरलाइन एग्जाम में भी करनी होगी। ये मैं अपने लिए थोड़ी अंडरलाइन कर रहा हूं। चलिए आइए, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 1C। क्वेश्चन नंबर 1C क्या बोल रहा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड, चंद्रा लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं? ओके, प्रपोजेस टू इशू, वो प्रोस्पेक्टस को इशू करना चाहते हैं, वो प्रोस्पेक्टस को इशू करना चाहते हैं। इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम दी, इनवाइट करना चाहते हैं, पब्लिक से इनवाइट करना चाहते हैं कि भैया हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। आप बताओ प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती है? प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं? धीरज, हाईलाइट उसे करेंगे जिस चीज पर सवाल पूछा गया है, जिस पॉइंट पर सवाल पूछा गया है उसके क्रक्स को अंडरलाइन करना होता है प्रोविजन में। ठीक है, हां चलिए, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। अबे पेज ऐड हो जा, फिर से नया पेज लिया गुरप्रीत सर ने। यहां पर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1C, क्वेश्चन नंबर 1C। हां, सो प्रोविजंस एज पर सेक्शन 26, एज पर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस विच इज डेटेड, डेटेड होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, एंड साइंड होना चाहिए। डेटेड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। शिल्पा पूछ रही है एमसीक्यू कैसे लिखने हैं वो भी बता दो। बेटा एमसीक्यू क्या लिखने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 बी आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 सी आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 डी आंसर। उसमें हमें एक्सप्लेन थोड़ी करना है शिल्पा। ठीक है, ओके सर। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन, prospectus must contain all the information, prospectus must contain सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, एंड रिपोर्ट्स होनी चाहिए, एंड रिपोर्ट्स होनी चाहिए ऑन फाइनेंशियल
इंफॉर्मेशन जो किसने बताई होगी, विच इज प्रिस्क्राइब्ड, विच इज स्पेसिफाइड बाय सेबी, सेबी इन कंसल्टेशन। आप सेबी की शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बता दिया है, इन कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। रिद्धि ठाकुर बेटा आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, बट टाइम बचाने के लिए मैं नहीं लिखता हूं। ओके, लेकिन जब तक सेबी नहीं बताएगा, जब तक सेबी नहीं बताएगा इस सेक्शन के अंदर, तब तक क्या होगा, until SEBI specifies the information, until SEBI specify the information under this section, under this section, जब तक इस सेक्शन के अंदर नहीं बताया जाएगा तब तक क्या फॉलो करेंगे, तब तक क्या फॉलो करेंगे, prospectus must contain, prospectus must contain, prospectus must contain all information and report, all information and report prescribed by SEBI under SEBI Act, under SEBI Act and its regulations, and its regulation। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बेटा जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस में हम एक और चीज बताते हैं, प्रोस्पेक्टस में हम एक डिक्लेरेशन डालते हैं कि ये कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहा है। प्रोस्पेक्टस में हम क्या एक डिक्लेरेशन डालते हैं कि ये कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओके सर। सो प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन अ डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन डालेंगे, दैट इट कंप्लाइज with कंपनीज एक्ट 2013, that it complies with कंपनीज एक्ट 2013। ओके, ये कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लाई करता है। ओके सर, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूं और फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख दूंगा। एक लास्ट लाइन लिख देता हूं, प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन स्टेटमेंट that it do not has anything which is contrary to the SEBI Act, तकरा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर अंडर, रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर अंडर। फिर लास्ट
एनालिसिस एंड कंक्लूजन। अगर आपको एक दो पॉइंट और याद है आप वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वो मेंशन कर सकते हो। जैसे एक बच्चा स्टार्टिंग वाला बोल रहा था यस दीपक, 2 मार्क्स का भी एमसीक्यू पेपर में आता है। ठीक है दीपक, चलिए आइए एनालिसिस एंड कंक्लूजन में लास्ट क्वेश्चन क्या था, चंद्रा लिमिटेड था ना, बस हम यही बोलेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड, चंद्रा लिमिटेड एडवाइज्ड टू फॉलो सेक्शन 26 of Companies Act while issuing the prospectus, while issuing the prospectus। और फिर अंडरलाइन कर देंगे जो चीजें आपको लगता है, जैसे मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर देंगे, एंड जो प्रिस्क्राइब्ड करिए, ये देखो प्रिस्क्राइब्ड करिए किसने, सेबी ने, अंडर सेबी एक्ट में प्रिस्क्राइब करी है, और ये कंप्लाई करता है कंपनीज एक्ट से। पूजा क्लियरिटी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ओएमआर शीट मिलेगी। लास्ट जो हमने आंसर शीट मंगाई थी, एक सेकेंड मैं चेक आंसर शीट देखता हूं, मेरे पास एक बच्चे ने भेजी हुई है, उससे मैं चेक करके बताता हूं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A क्या बोलता है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से प्रोविजन है जो डिबेंचर ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जो डिबेंचर ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ओके चलिए, ओके बाय अ कंपनी, और आपको बताना है क्या ये 3 लोग डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये 3 लोग डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहला एक शेयर होल्डर जिसके पास 10,000 के शेयर्स हैं, एक क्रेडिटर जिसको कंपनी ने 999 रुपीस देने हैं, और एक पर्सन जिसने गारंटी दी हुई है डिबेंचर्स की। यस चेतना चल जाएगा। चलिए यस सारे बच्चे कह रहे हैं इसमें सेक्शन नंबर 71 का तड़का लगा दीजिए, सेक्शन 71 का तड़का लगा दीजिए। नहीं निधि बेटा नहीं चलेगा। चले आगे, यस सर चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A प्रोविजंस। कौन कौन से प्रोविजंस आएंगे इसमें, डिबेंचर ट्रस्टी के कौन से प्रोविजन आएंगे। डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी तब अपॉइंट करती है जब हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं या मेंबर एक्सीडिंग 500 को ऑफर करते हैं। उस केस में बेटा हमें क्या करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर एज पर सेक्शन 71, एज पर सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013
no company shall issue prospectus, no company shall issue prospectus inviting public or members exceeding 500 to subscribe its debenture, to subscribe its debenture, to subscribe its debentures unless it appoints one or more debenture trustees, one or more debenture trustees, unless is appoint one or more debenture trustee. First point. चलिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट से पहले हमें क्या करना पड़ता है? बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, बिफोर अपॉइंटमेंट से पहले डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी मस्ट ऑब्टेन रिटन कंसेंट, किसकी? ऑफ दैट पर्सन, रिटन कंसेंट, ऑब्टेन रिटन कंसेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, एंड ये बात हमें प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन करनी पड़ेगी, ये बात हमें प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन करनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन करनी पड़ेगी कि हमने उसकी एक्सेप्टेंस ले ली है। ठीक है? हर्ष नहीं है बेटा, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है हर्ष। ओके, चलिए, ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी की हमें रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, एंड स्टेटमेंट टू दिस अफेक्ट shall be mentioned in prospectus or letter of offer, में हमें मेंशन करनी पड़ेगी। फिर फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल। अलीशा बेटा, मैं पहले भी सेशन में बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, एमसीक्यू में रीजंस नहीं लिखने हैं, एमसीक्यू में रीजंस नहीं लिखने हैं। ओके अलीशा, चलिए, उसके बाद फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड as debenture trustee, following person cannot be appointed as debenture trustee। इन लोगों को हम डिबेंचर ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते, इन लोगों को हम डिबेंचर ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट उन्होंने हमसे कौन सा पूछा था? शेयर होल्डर वाला। तो यस, person who beneficially holds shares in company। ठीक है? ओके, सेकंड, ये देखो यार आशीष मेरे दोस्त, आज का मैंने मास्टर टेस्ट सीरीज नहीं दिया, आप सॉल्व करा रहे हैं बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस करा दूं तो आशीष तुझे दिक्कत है, नहीं कराऊं तो यार गुरप्रीत सर राइटिंग सेशन नहीं ले रहे हैं।
बताओ, पेपर आने वाले हैं, गुरप्रीत सर को राइटिंग सेशन नहीं ले रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ से टीचर को एकदम डांट दो कि ये देखो क्या कर रहा है। डांट दो। दूसरा है, इफ कंपनी ओज, इफ पर्सन इज if person is entitled to any payment any payment any payment any payment from the company other than remuneration, from the company, remuneration को छोड़कर अगर कंपनी से कोई पेमेंट मिलेगी तो तुम नहीं बन सकते। अदर देन रिम्यूनरेशन। सी पॉइंट है, अगर आपने गारंटी ले रखी है, पर्सन हु हैज गिवन गारंटी, पर्सन हु हैज ठीक है, पर्सन हु हैज। अगर तुमने एमटीएस नहीं देखा है तो ये लेक्चर मत देखो यार, बाद में देखना एमटीएस देने के बाद, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी बोला है दोस्त। पर्सन हु हैज गिवन गारंटी, पर्सन हु हैज गिवन गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर्स एंड इट्स इंटरेस्ट, डिबेंचर्स एंड इट्स इंटरेस्ट। फिर यहां पर आ जाएगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट था, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हु हैज शेयर्स ऑफ 10,000 रुपीज, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हु हैज शेयर्स ऑफ रुपीज 10,000, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी who has shares of rupees 10,000 cannot be appointed as debenture trustee, cannot be appointed as debenture trustee। ठीक है शिवम बेटा, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं, आप चाहो तो शिवम लिख सकते हो। इन 3 पॉइंट्स पे थे तो मैंने इन 3 पॉइंट्स पे लिख दिया। सेकंड है, अ क्रेडिटर whom द कंपनी ओज 999 ओनली, क्रेडिटर whom the company owes rupees 999 cannot be appointed as debenture trustee, C, a person who has given guarantee for debentures, person who has, ठीक है, person who has given guarantee for debentures, given guarantee for debentures cannot be appointed as debenture trustee। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B तो मुझे आसान सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2B क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग साइटिंग रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो क्या बोला है? सबसे पहले उन्होंने बोला एक कंपनी है वायर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये दोनों अलग अलग सेपरेट पार्ट है। वायर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ रुपए है। कितनी पेड अप कैपिटल है? 1 करोड़ रुपए है। इस कंपनी ने लोन लिया है, कितने का लोन लिया है? 10 लाख रुपीस का लोन लिया है। ठीक है, 10 लाख रुपीस का लोन लिया है फ्रॉम एबीसी बैंक लिमिटेड टू परचेज इलेक्ट्रिकल आइटम्स को लेने के लिए एक लॉन्ग टर्म लोन लिया है। मिस्टर तार जो कंपनी का डायरेक्टर है, मिस्टर तार जो कंपनी का डायरेक्टर है, उसको लगता है ये लोन डिपॉजिट माना चाहिए, डिपॉजिट माना जाना चाहिए। क्या उसकी कंटेंशन करेक्ट है या उसकी कंटेंशन रोंग है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B फर्स्ट पार्ट। सारे बच्चे बताएंगे कि क्या यह डिपॉजिट माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। जल्दी बता दो, क्या यह डिपॉजिट मान लूं या नहीं? नहीं माना चाहिए, तो यानी जो कंटेंशन है वो क्या है? इनकरेक्ट कंटेंशन है, वो इनकरेक्ट कंटेंशन है। ठीक है, सो यहां पर या तो ये चीज जो आती है डिपॉजिट्स की, ये रूल्स से आती है। अगर आपको रूल्स याद होंगे तो लिख पाओगे, जो कि नहीं होंगे तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। एनी लोन और फैसिलिटी, एनी लोन और फैसिलिटी अवेल्ड बाय अ कंपनी, अवेल्ड बाय कंपनी from bank is not considered as deposits, is not considered as deposits। ठीक है, चलिए ओके सर। उसके बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। क्या एनालिसिस रहेगा यहां पर? सिंस कंपनी वायर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अवेल्ड अ टर्म लोन, वायर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अवेल्ड अ टर्म लोन, वायर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड availed a term loan, availed a term loan of rupees 10 lakh, of rupees 10 lakh, of rupees 10 lakh from ABC Bank Limited, from ABC Bank Limited is not considered, is not considered as deposit, is not considered as deposit। therefore
द कंटेंशन, किसकी? द कंटेंशन ऑफ, देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर तार, जो मिस्टर तार की कंटेंशन है, उन्होंने क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है ना, इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। जो कंटेंशन है वो क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट किसके बारे में बात करता है? गवर्नमेंट कंपनी विच इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट, ओके, विच इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 76 of the Companies Act cannot accept deposit from public exceeding 25%। बताइए गवर्नमेंट की लिमिट कितनी है? गवर्नमेंट की लिमिट कितनी है? 25% लिमिट है या 35% लिमिट है? कितनी लिमिट है गवर्नमेंट कंपनी की? गवर्नमेंट की लिमिट जो है वो है 35%। तो क्या ये करेक्ट लिखा है? नहीं, ये भी क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ये भी इनकरेक्ट लिखा हुआ है। हर्ष कह रहा है वहां मिस्टर तार नहीं आएगा। कहां मिस्टर तार नहीं आएगा बेटा? द कंटेंशन ऑफ मिस्टर तार ही तो पूछा है। मिस्टर तार ही तो कह रहा था ये डिपॉजिट है, तो क्या उसकी कंटेंशन करेक्ट है कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस। प्रोविजन बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। प्रोविजन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। बस 25 को चेंज करके 35 लिख देना है प्रोविजन में और उसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, 25 को छोड़ के 35 लिख देना है और उसको क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। हर्ष सर आपने कंपनी लिखा है। बेटा कहां कंपनी लिखा है मेरे बच्चा? यहां मिस्टर तार लिखा है। तार ही तो लिखा है यहां पर मिस्टर तार। लोन तो कंपनी ने ही लिया है, लोन तो कंपनी ने लिया है, बात बस मिस्टर तार ने करी थी। यस, तो आइए लिखते हैं। चलिए, एज पर दी प्रोविजंस, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी, मैं क्वेश्चन में से ही ले रहा हूं सारा, अ गवर्नमेंट कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनी कॉमा eligible to accept deposit under section 6, eligible to accept deposits under section 76, under section 76 cannot accept deposit from public, cannot एक्सेप्ट, मैंने छोटा कर दिया थोड़ा, कंपनीज एक्ट हटा दिया, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम पब्लिक। यहां पर बस मैं चेंज करूंगा, एक्सीडिंग लिख दूंगा, क्या अंडरलाइन भी कर दूंगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, एक्सीडिंग 35%। ठीक है, एक्सीडिंग 35%, ओके, एक्सीडिंग 35% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ
paid up capital of the aggregate of paid up capital plus free reserve plus security premium, paid up capital, free reserves and securities premium account, securities premium account. ठीक है, ओके सर। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट in the question, the given statement in the question is incorrect. Why? Because it specifies limit of 25% instead of 35%, instead of 35%. ठीक है, इन लिमिट ऑफ 25% इंस्टेड ऑफ 35%। चले आगे। यस सर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A। आतर बेटा एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3A क्या बोलता है, अच्छा लग रहा है मुझे। राहुल की बात हो रही है जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है और इसने एमबीए भी कर रखी है। यहां लोगों से चार्टेड अकाउंटेंसी नहीं हो रही है, इसने एमबीए भी कर रखी है। ठीक है। हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बोर्ड पे जील लिमिटेड के, वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चला गया है। ठीक है। उसकी जॉब प्रोफाइल में क्या काम है, उसकी जॉब प्रोफाइल में काम है एडवाइजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को कंप्लायंस मैटर पे, स्ट्रेटेजी मैटर पे, बिजनेस प्लान्स पे, रिस्क मैटर्स पे रिलेटिंग टू द कंपनी। कीपिंग इन व्यू, पोजीशन को देखते हुए आपको बताना है कि राहुल भैया प्रमोटर हैं या नहीं है, राहुल भैया प्रमोटर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। वैभव मेरे बच्चा, आपके जितने भी डाउट है आप डाउट इंजन में डालिए, सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि एक तो उसकी जॉब प्रोफाइल आप देखिए, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कंप्लायंस करवाना है, कंप्लायंस करवाना है। ठीक है। गाइड करना है, बस एडवाइस करना है, एडवाइस करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी वो प्रोफेशनल पोजीशन में कर रहा है। चलिए तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3A प्रोविजन। कौन सा सेक्शन है मुझे तो याद भी नहीं है, बता दो जरा यार एक बारी। प्रोविजंस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, promoter means a person who has classified as such in prospectus, who has classified as such in प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा हुआ है, या
or identified by the company in annual return in annual return, or who has control over the affairs of the company, whether as a shareholder or director or otherwise, or on advice of whom board of directors are accustomed की स्पेलिंग बताओ दोस्तों, accustomed की स्पेलिंग बताओ। चलो मैं लिखता हूं, बताना सही है कि नहीं। accustomed, मुझे लगता है यही है, accustomed to act on advice of board of directors are accustomed to act however promoter, सही लिखी है क्या मैंने? मैच हो रही है आप लोगों से? हाँ सही होगी, आप लोगों से मैच हो रही है तो ठीक है। however promoter do not include a person who is acting merely in the professional capacity, इसको अंडरलाइन कर देंगे। do not include a person who is acting in professional capacity। अफरान यो, क्या बात है। चलिए आइए आगे चलते हैं। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, so in the given case, अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा मुझे। इन द गिवन केस मिस्टर राहुल हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर राहुल हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, has been appointed as a executive director of Zeal Limited, and his job profile, and उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या होगी? उसकी जॉब प्रोफाइल इंक्लूड करती है, includes advising to board of directors on various matters, नहीं निधि बेटा, चलिए, includes advising to board of directors on various matters and that too in a professional capacity, therefore
मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल नाम तो सुना ही होगा, मिस्टर राहुल कैन नॉट बी क्लासिफाइड, कैन नॉट बी क्लासिफाइड, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्रमोटर ऑफ स्टील लिमिटेड, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्रमोटर। चलिए, अनमोल कंट्रोल प्लस F4, बेटा आईपैड पे कौन सा कंट्रोल प्लस F4 होता है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हा, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3B। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोवाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी टू इशू बॉन्ड्स प्रोवाइडेड कि भैया हमने शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, हमें क्या लेना है? शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, ओके, कंपनी की जनरल मीटिंग में। लेकिन कंपनी को डायर नीड थी फंड्स की, डायर नीड मतलब बहुत ज्यादा जरूरी थी कंपनी को पैसों की, और इसीलिए उन्होंने प्रसन्ना अंकल को बॉन्ड इशू कर दिए बिना जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराए। क्या प्रसन्ना भैया पैसा रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह आपको बताना है। नहीं दीपक, नहीं मिलेंगे। बेटा चेतना, मैं बस ये कहूंगा हाथ जोड़ के कि शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल मत करो एग्जाम में, मत करो, मत करो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B, प्रोविजंस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलिए, नहीं अहमद बेटा, चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दिस डॉक्ट्राइन, दिस डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी, this doctrine protect the outsider from the company by giving them the authority to assume that all the internal procedures, all the internal procedures relating to any act are complied by the company, are complied by the company, ठीक है, are complied by the company।
ठीक है, चलिए उसके बाद वो बोलते हैं कि दिस डॉक्ट्राइन इज ऑल्सो नोन एज टर्क्वांड रूल बिकॉज it was laid down in case of Royal British Bank versus Turquand. Royal British Bank versus Turquand. This doctrine is an exception to the doctrine of constructive notice. ठीक है। यस अहमद बेटा, मैंने ऐसी ही राइटिंग में पेपर में लिखा है और मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है। अगर सामने वाला आपकी हैंडराइटिंग पढ़ पाता है, अगर वो रीडेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेटा टर्क्वांड वाला सेक्शन दीपक इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया है ये पूरा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड का केस लो का ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने उसका रेफरेंस दिया है दीपक। ठीक है, चलिए उसके बाद वापस चलते हैं एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। यस, तो कंपनी XYZ लिमिटेड हैज इशूड द बॉन्ड्स XYZ लिमिटेड हैज issued the bonds. XYZ Limited issued the bond to मिस्टर प्रसन्ना। स्पेलिंग देख लू प्रसन्ना की क्या है, 2 बार एन है, प्रसन्ना की स्पेलिंग में 2 बार एन है। टू मिस्टर प्रसन्ना विदाउट पासिंग एनी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। without passing any resolution in the general meeting as required by the article of association, as required by its article of association। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर द फैक्ट्स ऑफ गिवन केस इज सिमिलर टू केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड। The facts of given case is similar to the case of Royal, where doctrine of indoor management was applied. So therefore, by applying the above doctrine,
by applying the above doctrine, Mr. Prasanna can, क्या पूछा था, कैन रिकवर द मनी, यस मिस्टर मन कैन रिकवर द मनी फ्रॉम XYZ Limited, can recover the money from XYZ Limited. सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट पेपर है, हिंदी प्लस इंग्लिश लिख सकते हैं, बस हिंदी ही लिख सकते हैं। मोहम्मद बेटा हिंदी लिख सकते हो, इंग्लिश वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 सवाल, 2 सवाल बचे हैं। और जबकि ये तो ऑप्शनल है, राइट, ये वाले ऑप्शनल सवाल हैं, बट लिख देंगे ये भी। देखो लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से बचे हुए, ये वाला तो ऑप्शनल है, मैंने सारे कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4A कहता है रीगल लिमिटेड एक कंपनी है जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करा, जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करा। ठीक है, जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करा। ऑल द स्टेटमेंट कंटेन्ड हेयरिन वर लिटरली ट्रू, मतलब उसमें जितनी भी स्टेटमेंट थी ना सब सच थी, उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स थी सब सच थी। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट कंपनी ने डिविडेंड पे किया है फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स डिविडेंड पे किया है, बट डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि डिविडेंड्स वर पेड ट्रेडिंग प्रॉफिट से नहीं बल्कि कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड पे किया गया है। ठीक है, एन अलॉटी ऑफ शेयर्स क्लेम्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट प्रोस्पेक्टस वाज फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। आपको डिसाइड करना है, वो कैंसिल करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को, आपको शेयर होल्डर का आर्ग्यूमेंट बताना है क्या करेक्ट है या नॉट, शेयर होल्डर का आर्ग्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है। खुशबू बेटा तुमने दिक्कत कर दी है, दोबारा सबमिट नहीं होती है। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4A, 4A है ना नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, अब यहां पर भैया मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है, जहां पर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस होता है वहां पर 34 भी लगता है और 35 भी लगता है, वहां पर 34 भी लगता है 35 भी लगता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी। और इंस्टीट्यूट कभी कभी आंसर में 35 लिखता है, कभी कभी 34 लिखता है और कभी कभी लिखता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों लिख देंगे यार, हम दोनों लिख देते हैं यार, सेफर साइड पे खेलेंगे। वैसे आइए प्रोविजंस की हेडिंग डालेंगे, प्रोविजंस, प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजन क्या है, एज पर, हेडिंग डाल दूं क्या, ज्यादा बेटर रहेगा क्या? हां सर हेडिंग डाल दो, अच्छा लगेगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब लिखता हूं एज पर सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013,
ठीक है। एज पर सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इफ एनी प्रोस्पेक्टस issued by company contains a statement which is false or likely to mislead others, then all persons who authorize the prospectus are liable under section 447. ठीक है। नेक्स्ट, सिविल लाइबिलिटी। एज पर सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इफ एनी प्रोस्पेक्टस is issued to defraud any person, then all person whose name is mentioned under section 35 are liable to compensate to the subscribers who suffered losses due to misstatement in prospectus। ठीक है, सेक्शन 447 और यहां पर लाइबल टू कंपनसेट टू दी सब्सक्राइबर। अब थर्ड पॉइंट जिस पर मेन क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट कौन सा है? थर्ड पॉइंट ये है जिस पर मेन क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 34 और 35 में इसका आंसर है ही नहीं। सच बताऊं तो 34 बात करता है सेक्शन 447 लगाने की और सेक्शन 35 बात करता है कंपनसेशन की। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है, क्या शेयर्स अलॉटी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या नहीं, वो दोनों में ही नहीं लिखा, तो वो मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। वो मुझे एक्चुअली में वो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, वो प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया, बट ठीक है। तो on the basis of misstatement in prospectus, on the basis of misstatement in prospectus, allottee of shares can avoid the contract। ये मेरे प्रोविजन खत्म हो गए। ठीक है, ओके सर। उसके बाद लास्ट एनालिसिस एंड कंक्लूजन।
कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस में बताएंगे कि कंपनी ने मेन चीज क्या थी, वो बता देंगे कि रीगल लिमिटेड प्रोस्पेक्टस ऑफ रीगल लिमिटेड contains a statement contains a statement contains a statement that 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 company had paid dividend for number of years, that company had paid dividend for number of years, company had paid the for number of years. However, the prospectus did not disclose, क्या डिस्क्लोज नहीं करता, that dividends were paid out of capital profit instead of trading profit. This leads to misstatement in prospectus. This leads to misstatement in prospectus, and therefore क्वेश्चन क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ शेयर होल्डर इज करेक्ट और नॉट, therefore argument of shareholder is correct. Therefore argument of shareholder is correct. मोहम्मद नफत बेटा, क्या मैं सिर्फ वन शॉट देखकर क्वेश्चन बैंक कर लूं? प्लीज हेल्प, मैंने फाउंडेशन में भी यही किया था। मुश्किल है, वन शॉट आप देख सकते हो, बट ये है कि देर इज अ हाई रिस्क, ठीक है ना। मत वो फाउंडेशन था, चल जाता है। अगर आपने एक भी बार सिलेबस नहीं करा हुआ है तो कई सारे पॉइंटर्स होंगे जो हमने डिटेल में पढ़े होंगे, बट दिक्कत तो है ना यार, रिस्क तो है लाइफ में। अलीशा ये अलाउड नहीं है जो आप पूछ रहे हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चा आज का, फिर हम निकल लेंगे यहां से, है ना। कल मिलेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे रिवीजन के लिए। एबीसी लिमिटेड हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन देयर बैलेंस शीट: इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, फ्री रिजर्व 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 4 लाख, रीवैल्यूएशन रिजर्व 3 लाख। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को एडवाइस चाहिए फॉलोइंग केसेस में: अगर कंपनी बोनस देना चाहती है 1:3 में तो क्या होगा, अगर कंपनी बोनस शेयर देना चाहती है 1:2 में तो क्या होगा। अबे कल अगर मैं रिवीजन कराऊंगा वो रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा, अगर आप नहीं आ सकते हो बाद में देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं अपना संडे निकाल रहा हूं, क्योंकि आप समझो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी मंडे टू सैटरडे क्लासेस चल रही हैं। आज भी मैं रात को इसलिए आ पाया हूं क्योंकि सुबह मैंने 4 क्लासेस ली हैं, अब आया हूं मैं आपसे क्लास लेने, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। कल संडे भी मैं आपको देने के लिए रेडी हूं, मेरी तो छुट्टी है, मुझे क्या है, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है। पेपर तुम्हारे हैं, मैं चिल मारूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार ले लेते हैं, चीजें खत्म करेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बी। सेक्शन नंबर बता दो यार, सेक्शन नंबर बताओ फटाफट से। सेक्शन 63 क्वेश्चन नंबर 4 बी। मोहम्मद बेटा चांसेस तो यही है कि क्वेश्चन बैंक में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फॉर श्योर आएंगे मोहम्मद, ठीक है, फॉर श्योर आएंगे। और एमसीक्यूज भी जो हमने कराए हैं उसमें से आप इजीली कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63 of the कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन इशू fully paid bonus shares out of A, free reserves, B, securities premium account, C, capital redemption reserve, capital redemption reserves. However, company cannot issue bonus shares. 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 Company cannot issue bonus shares out of reserves created by revaluation of assets. अहमद, जब मैं स्टूडेंट था तो इस समय पे मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था लाइब्रेरी में, ठीक है। ये जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जितना ज्यादा पढ़ सको उतना ज्यादा पढ़ लो। ठीक है, प्रोविजंस के बाद एनालिसिस एंड कंक्लूजन। मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल विद, कंपनी का नाम बताया था क्या, एबीसी लिमिटेड। मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल विद एबीसी लिमिटेड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। कितना है मैक्सिमम अमाउंट, कोई बताएगा? सबसे पहले लेंगे फ्री रिजर्व्स, फिर लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, फिर लेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ही है ना, कैपिटल रिडम्पशन। गलत क्या सही क्या ये मैं न जानू, मैं तो बस पढ़ाना ही जानू। पांच तीन चार डैश, ये नहीं लेंगे, ये हम लेंगे नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व हम नहीं लेंगे। 5 और 3 8, 4 12 लाख रुपए,
12 लाख रुपीज इन लैक्स। तो लैक्स अगर ऊपर लिख दिया तो फिर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए उसके बाद फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जगह नहीं है यहां पर, है मुझे लगा जगह नहीं है। फर्स्ट पार्ट है वेदर कंपनी कैन गिव बोनस शेयर्स। फर्स्ट पार्ट, फॉर गिविंग बोनस शेयर्स, फॉर गिविंग बोनस शेयर्स इन रेशो ऑफ, इन रेशो ऑफ 1:3, कंपनी रिक्वायर्स, कितना फंड लगेगा, कितना फंड लगेगा, 3,30,00,000 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 1, कितना फंड लगेगा, 10 लाख रुपीस लगेगा, 10 लाख रुपीस, विच इज विद इन द लिमिट, विद इन द लिमिट of 12 lakhs. Company can go ahead with this option. Company can go ahead with this option. Second, for giving bonus shares in ratio of 1:2, company requires 30 lakhs divided by 2 into 1, that is 15 lakhs, which is not within the limit, which is not within the limit of, which is not within the limit of 12 lakhs. Company cannot go ahead with this option. अमन बेटा यहां पर मैंने कुछ बताया ही नहीं कि मैंने कौन सा पहले लिया है कौन सा बाद में लिया है बेटा। यहां पर अमन बस मैंने यह बताया है, यहां पर बस मैंने यह बताया है कि बोनस शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बस सीआरआर लेना है किस रेशो में यूज करना है, मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारा सेशन एंड होता है। हमने पेपर कंप्लीट कर लिया जो मास्टर टेस्ट सीरीज 1 का आया था, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखा दिए। नेक्स्ट वीक क्या रख लें, आरटीपी रख लें, आप बोलो नेक्स्ट वीक आरटीपी का राइटिंग सेशन रख लेते हैं। ठीक है, चलो आप लोग बोलोगे तो रिवीजन टेस्ट पेपर जो अभी आया है वो रख लेंगे, उसका राइटिंग सेशन रख लेंगे। कल बेटा या तो 2 बजे होगा या 2:30 बजे होगा। अरे वो वाला जो आरटीपी आएगा ना वो राइटिंग वाला नहीं आएगा, वो तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे होंगे। राइटिंग अलग होती है, डिस्कशन अलग होता है, मैं तो राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं ना। विभूति बेटा मुझे आइडिया नहीं है, वरना मैं आपको जरूर बता देता, मुझे नहीं पता है। ठीक है, जो आरटीपी आएगा उस पर हाथ से लिखकर सॉल्व नहीं करूंगा ना, उस पर तो बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा। ये चल रहे हैं राइटिंग, जहां पर गुरप्रीत सर के हाथ चल रहे हैं, समझे।
कल हैंड रिटन नोट्स लेकर आना, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के और चैप्टर 3 के। कल हम 2 बजे से बैठेंगे, जब तक तीनों चैप्टर खत्म नहीं होंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। हां, हर चैप्टर के बाद रिवीजन लूंगा। दीपक बेटा, अगर तुम यहां पर हो, तुम्हें डेली 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मत देखो, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो आपको पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। तो इट इज नॉट अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज अबाउट कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, समझे। जो हमने पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक में दिया है वो कहीं ना कहीं आईसीआई का सवाल है, तो आईसीआई का अगर सवाल है तो एग्जाम में आ सकता है। उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। मैं तो कब से बोलता जाता हूं, हमेशा बोलता हूं कि डेली 1-2 क्वेश्चन लिखो। कब से बोल रहा हूं, आज तक किसी ने गुरप्रीत सर की सुनी है जो अब सुनेगा। हां, हो सकते हैं किशन बेटा। ओमकार बेटा, मैंने पढ़ा ही नहीं है, किसकी बातों का क्या बुरा मानना, मैंने पढ़ा ही नहीं है। संतोष बेटा, तुम्हें यूज नहीं करनी है, ऐसे आईसीआई ने कोई गाइडलाइन नहीं दे रखी है। संतोष पूछ रहा है सर क्या मैं एग्जाम में आंसर में एक भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकता। बेटा, इंस्टीट्यूट ने इस पर कोई गाइडलाइन नहीं दी हुई है कि मैं आपको वो गाइडलाइन पढ़ दूंगा और बता दूंगा कि शॉर्ट फॉर्म यूज हो सकते हैं कि नहीं। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी है, बट हम क्यों रिस्क ले शॉर्ट फॉर्म यूज करके। ठीक है संतोष। नहीं विभूति बेटा, पैराग्राफ में लिखोगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे, लेकिन पैराग्राफ में लिखोगे तो यह ध्यान रखना कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। रीजन इज हम ये चाहते हैं कि एग्जामिनर के लिए आपकी कॉपी चेक करने में आसानी हो। अरे चेतना नहीं करने यार, चिल मारो यार। अमन बेटा, कौन सी दुनिया में हो, एलएलपी के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, चेक करो। सबको पता है ना, नोट्स अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ एक चैप्टर 7 के टाइप्ड नोट्स बाकी हैं, बाकी सारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं। एक बार ड्राइव जाकर आज चेक कर लेना, ठीक है। निधि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो 10-15 मिनट का ब्रेक लो, है ना। सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, और क्या करोगे। अरे 1 मार्क का एमसीक्यू, 2 मार्क का एमसीक्यू, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आंसर बताना होता है। शबनम बेटा यार, थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा ना दोस्त। अरमान। यस आदित्य बेटा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। हाँ अभिषेक, कर सकते हो बेटा।
चलिए ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट यार, फिर मिलेंगे है ना, फिर मिलेंगे कल, ठीक है। चलिए ओके टाटा बाय बाय।